स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन अणु के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत की। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत को सर्वप्रथम वैज्ञानिक हाइटलर और लंदन के द्वारा 1927 में दिया गया और उसके बाद इसका पुनः प्रतिपादन जो पॉलिंग एवं स्लेटर के द्वारा किया गया वो 1933 में जाकर के किया गया। यहाँ पर जो 1931 से लिखा हुआ है, इन्होंने अपना जो वर्क है वो 1931 में शुरू कर दिया था, लेकिन जो फाइनल आउटपुट है वो 1933 में आया था। अब हम बात करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम संयोजकता बंध सिद्धांत की विशेषताओं की बात कर चुके हैं और यहाँ पर विशेषताएं आपको दे रखी हैं कि यहाँ पर परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन होता है। दूसरी विशेषता यह है कि वहाँ पर बीवीटी ने ये बताया था कि दोनों परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कैसा होता है, स्थानीकृत होता है, लोकेलाइज्ड रहता है, लोकेलाइज्ड होता है। तीसरा, जब हम बात करते हैं तो हमने ये भी देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो सहसंयोजक बंध बनता है उसमें परमाणुओं की पहचान बनी हुई रहती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की पहचान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से हमने विशेषताओं की बात कर ली थी और विशेषताओं की बात करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं बीवीटी के अनुसार या संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार कि जिन दो परमाणुओं के मध्य में सह संयोजक बंध का निर्माण होना है वो दो परमाणु प्रारंभ में एक दूसरे से अनंत दूरी पर होते हैं। उन दोनों के मध्य में आकर्षण बल कार्य करता है और यह आकर्षण बल जो है, प्रारंभ में आकर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। जैसे जैसे वो परमाणु नज़दीक आते हुए जाते हैं तो आकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी होता है एवं इसके पश्चात एक स्थिति ऐसी आती है कि और नज़दीक जाने पर प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा होने लगता है। और ऐसी स्थिति जिसमें आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर हो जाता है उसे हम बोलते हैं साम्य दूरी। उस स्थिति में दोनों परमाणुओं के मध्य में जितनी दूरी होती है उस दूरी को हम बंध दूरी या अंतरानाव की दूरी या बंध लंबाई के नाम से जानते हैं। आइए हाइड्रोजन परमाणु के लिए किस तरीके से संयोजकता बंध सिद्धांत को हाइटलर एवं लंदन के द्वारा दिया गया उसे समझने का प्रयास करते हैं। विशेषताओं को जानने के पश्चात हाइड्रोजन अणु के यहाँ पर आपको दो नाविक दिखाई दे रहे हैं, एक नाविक HA है और दूसरा नाविक HB है। HA नाविक दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं। HA नाविक का इलेक्ट्रॉन EA है जिसको मैंने 1 से दिखाया है और HB जो नाविक है उसका इलेक्ट्रॉन EB है जिसको मैंने 2 से दिखाया है। दोनों ये परमाणु जो हैं वो एक दूसरे से प्रारंभ में बहुत दूरी पर होते हैं, अनंत दूरी पर होते हैं और जब ये अनंत दूरी पर होते हैं तो इनके मध्य में आकर्षण बल कार्य करता है और वह आकर्षण बल ही इन दोनों परमाणुओं को पास में लाने का कार्य करता है। वो लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, वो लगने वाला आकर्षण बल नाभिक HA के द्वारा नाभिक HB के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल, इसका मतलब HA के द्वारा EB पर लगने वाला आकर्षण बल, क्योंकि हम जानते हैं समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है जबकि विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। दूसरा जो आकर्षण बल होता है वो HB मतलब दूसरे नाविक के द्वारा इलेक्ट्रॉन 1 दैट मीन्स EA पर लगने वाला आकर्षण बल। जैसे जैसे परमाणु पास आते हैं आकर्षण बल बढ़ता हुआ जाता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक पास आने के बाद इन दोनों परमाणुओं के मध्य में और दूरी कम होने पर प्रतिकर्षण भी लगता है और वो जो प्रतिकर्षण होता है वो प्रतिकर्षण इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ और इस नाविक का इस नाविक के साथ, दैट मीन्स इस प्लस का इस प्लस के साथ और इस माइनस का इस माइनस के साथ आकर्षण बल लगता है, क्योंकि ये दोनों समान आवेश हैं और समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण से हमेशा ऊर्जा बढ़ती है और जब ऊर्जा बढ़ती है तो स्थायित्व कम हो जाता है, अर्थात ये परमाणु एक निश्चित दूरी तक पास आने के पश्चात
और अधिक पास नहीं आ पाते, क्योंकि प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण बल की तुलना में अधिक हो जाता है। जब ऐसी स्थिति हो कि आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में इन दोनों परमाणुओं के मध्य में जितनी भी दूरी होती है, ये अतिव्यापन क्षेत्र यहाँ आप देख रहे हैं, इन दोनों परमाणुओं के मध्य में अतिव्यापन होने के बाद जितनी दूरी रहती है, दैट मीन्स आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के जब बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में ये परमाणु एक दूसरे की ओर आना बंद कर देते हैं, और उस स्थिति में इन दोनों के मध्य की दूरी को हम बंद दूरी या अंतरानावकीय दूरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब दोनों एक दूसरे से अनंत दूरी पर होते हैं तो लगने वाले आकर्षण बल में देखिए पहला लिखा है दोनों परमाणुओं के नाविकों का एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल, HA का EB पर लगने वाला आकर्षण बल। दूसरा जो आकर्षण होगा वो होगा HB का EA पर लगने वाला आकर्षण बल। दूसरा मैंने लिखा है कि HA तथा HB के नाविकों के मध्य तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही दोनों परमाणु अनंत दूरी से एक दूसरे के पास पास एक निश्चित सीमा तक आ जाते हैं, उसके बाद यदि पास आते हैं तो दोनों नाविकों पर समान आवेश है, अतः उनके मध्य में लगने वाला प्रतिकर्षण बल और दोनों इलेक्ट्रॉनों पर समान आवेश के कारण उनके मध्य में लगने वाला प्रतिकर्षण बल भी प्रभावी हो जाता है। इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभ में दो हाइड्रोजन परमाणु अनंत दूरी से निकट आने पर आकर्षण बल में निरंतर वृद्धि हो जाती है। दोनों परमाणु एक दूसरे की ओर जब तक आकर्षित होते हैं जब तक कि आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के समान नहीं हो जाता है। इस समय इन दोनों परमाणुओं की मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, हम अंतरानावकीय दूरी के नाम से जानते हैं, और इस अंतरानावकीय दूरी को ही हम बंध लंबाई कह सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में आकर्षण बल का मान उन दोनों परमाणुओं के मध्य में प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं इस स्थिति में बंध निर्मित होने के पश्चात यह है, और हम इसके पश्चात यह नहीं पता लगा सकते हैं कि HA का इलेक्ट्रॉन कौन सा है और HB का इलेक्ट्रॉन कौन सा है। केवल इलेक्ट्रॉन की पहचान हम पता नहीं कर सकते हैं, परमाणु की पहचान तो यहाँ रहती है, क्योंकि आप भी जानते हो जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है तो साझेदारी के पश्चात यह पता लगाना असंभव है कि किस परमाणु का इलेक्ट्रॉन कौन सा है। अब हाइड्रोजन अणु के लिए जो सर्वप्रथम हाइटलर एवं लंदन के द्वारा उनके तरंग फलन या तरंग व्यवहार के आधार पर इसकी व्याख्या की गई, जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए जो तरंग फलन या वेव क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसकी जो व्याख्या की गई है, उसको वेव मैकेनिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो उसकी व्याख्या की गई है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए प्रथम स्थिति में एक स्थिति तो ऐसी है जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। तो देखिए HA मतलब एक नाविक अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगा रहा है, दूसरा नाविक अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगा रहा है। तो ये स्थिति हो गई प्रथम स्थिति में जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं, तो दोनों नाविकों को अपने अपने इलेक्ट्रॉनों पर क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, जब अनंत दूरी पर है और ये आकर्षण बल लग रहा है। उसके पश्चात दूसरी, तो इसमें ये हो जाती है हमारी संरचना फर्स्ट में HA1 HB2। HA1 से मतलब है H1 और 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। HA आपका एक हाइड्रोजन का नाविक है, HB आपका दूसरे हाइड्रोजन का नाविक है। ये संरचना फर्स्ट है। जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं तो दोनों परमाणुओं के नाविकों का अपने अपने इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगता है। उसके आधार पर हमने संरचना फर्स्ट लिखी है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, HA नाविक के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, 2 HB नाविक के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। दूसरी स्थिति में जब अतिव्यापन हो जाता है तो यह निर्धारित करना संभव नहीं हो पाता कि HA का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, HB का इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो ऐसी स्थिति में जो संरचना है वो सेकंड हमको दिखाई देने लगती है। और संरचना सेकंड से मतलब क्या है कि HA2 इंटू HB1। HA2 का मतलब है जब दोनों पास पास आ जाएंगे तो HA नाविक HB नाविक के इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने क्या लिखा है 2, उस पर आकर्षण बल लगाता है, तथा HB नाविक
प्रथम नाविक Ha के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है, जिसको हमने लिखा है 1। तो ये संरचना सेकंड कब उत्पन्न होती है हमारे सामने? ये संरचना सेकंड तब उत्पन्न होती है जब दोनों परमाणु एक दूसरे के पास इतने पास आ जाते हैं कि उनके परमाणु कक्षकों के मध्य में अतिव्यापन हो जाए। उस स्थिति में संरचना सेकंड हमको देखने को मिलती है। संरचना फर्स्ट को हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, संरचना सेकंड को हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया है। अब इन दोनों संरचनाओं के आधार पर हम तरंग फलन की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी सिस्टम के लिए हम तरंग फलन निकालते हैं तो उनका जो कुल तरंग फलन होता है वह उनके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई तंत्र है, कोई सिस्टम है, उसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, और यदि उनके तरंग फलन ए का साई ए है और दूसरे वेरिएबल का तरंग फलन साई बी है, तो कुल जो तरंग फलन होगा वह साई इज इक्वल टू साई ए इंटू साई बी होगा। दैट मीन्स जब हम कुल तरंग फलन निकालते हैं तो वह कुल तरंग फलन जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी संरचना फर्स्ट हमको जो इक्वेशन नंबर 1 में ऑब्टेन हुई है उसके लिए यदि हम तरंग फलन की बात करें तो Ha नाविक के लिए मैंने तरंग फलन लिया है साई ए, और Hb नाविक के लिए मैंने तरंग फलन लिया है Ha नाविक के लिए तरंग फलन क्या मानेंगे आप? साई ए। और Hb नाविक के लिए आपको तरंग फलन मानना है साई बी। ठीक है। और Ha के लिए इलेक्ट्रॉन मानेंगे आप 1 और Hb का इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रहेगा 2। तो संरचना फर्स्ट के लिए जब हम तरंग फलन लिखेंगे जिसे हम बोलेंगे साई फर्स्ट, तो वो होगा साई A1 इंटू साई B2। ठीक है। साई A1 यहाँ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, और साई B 2 से मतलब है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, वो कौन से नाविक का है? Hb नाविक का इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ से हमारा साई 1 का मान आ जाता है कितना? साई 1 जो हमारा किसके लिए संरचना फर्स्ट के लिए है वो आ जाता है साई A1 इंटू साई B2। क्लियर। साई 2 की यदि हम बात करते हैं जो हमारा किसके लिए, ये संरचना सेकंड के लिए। किसके लिए? संरचना सेकंड के लिए। जो आप इक्वेशन नंबर 2 में जाएंगे तो आप देखेंगे, देखिए ये संरचना 2 है, ये संरचना 2 है। यदि इसके लिए आपको साई देखना है तो साई A2 इंटू साई B1 क्या आएगा इसका? साई ए, और यहाँ लिखेंगे हम 2 इंटू साई B1 ये आएगा। तो देखिए हमने नीचे संरचना साई 2 के लिए लिखा है, ये संरचना सेकंड के लिए है, और संरचना सेकंड का तरंग फलन जो निकल करके आएगा वो ये होगा, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब जो कुल तरंग फलन जब हम निकालते हैं तो एक वैज्ञानिक था रिड्ज ने अपना सिद्धांत दिया था, और रिड्ज ने अपना सिद्धांत देकर के ये बताया था कि कोई भी अणु ऐसा है जिसमें, या कोई भी तंत्र ऐसा है जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस अणु का जब कुल तरंग फलन निकाला जाता है तो वह कुल तरंग फलन जो होता है वो उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे साई जो कंपोनेंट है यहाँ, जैसे यहाँ पर साई जो कंपोनेंट है वो जो साई होगा वह है साई 1 प्लस साई 2 के बराबर, या मान लीजिए साई 1 प्लस साई 2 तो होगा ही होगा, प्लस साई 2 प्लस साई 3 जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके सम के बराबर होगा। लेकिन इनके आगे हम कांस्टेंट और जोड़ देते हैं, C1 C2 C3। ये क्या है? ये वो हैं मिश्रित गुणांक, इन्हें हम बोलते हैं मिक्सिंग कोफिशिएंट। लेकिन ये C1 साई 1 C2 साई 2 C3 साई 3 केवल तब ही अप्लाई होता है, अर्थात कुल तरंग फलन का मान जब हम निकालते हैं तब C1 C2 C3 का उपयोग केवल तब किया जाता है जब उस तंत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से अधिक हो। तो इस आधार पर यदि हम बात करें कि हाइड्रोजन अणु के लिए जो कुल तरंग फलन निकल के आएगा वो होगा साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, क्योंकि हाइड्रोजन अणु की जब हम बात कर रहे हैं तो दो हाइड्रोजन परमाणु हैं और दोनों परमाणुओं के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात साई जो कुल होगा
उसको साई इक्वल टू साई वन प्लस साई टू तो होगा ही होगा, लेकिन उसके आगे हम मिश्रित गुणांक क्या मिक्सिंग कोफिशिएंट लगाएंगे C1 साई वन प्लस C2 साई टू। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि C1 C2 हमारे सामान्यीकृत स्थिरांक है, जैसे हम मिक्सिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 का जो मान है, इस इक्वेशन 3 और 4 के मान को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 5 में। साई वन मतलब इक्वेशन 5 में समीकरण 5 में साई वन और साई टू का मान रख देंगे, कहाँ से, 3 और 4 से। तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास साई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6 C1 साई A1 इंटू साई B2 प्लस C2 साई A2 इंटू साई B1, ये बन जाता है। अब देखिए यहाँ से ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 ऑब्टेन हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। उसके पश्चात हाइड्रोजन अणु के लिए जब C1 और C2 का मान निकाला गया, तो C1 और C2 में जो आपस में रिलेशन प्राप्त हुआ, वो रिलेशन था हमारा C1 बराबर प्लस माइनस C2। C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2। C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2 से मतलब है कि यहाँ पर दो स्थितियाँ आ सकती हैं जब C1 का मान +1 है, क्योंकि दोनों स्थितियों में +1 रहना है, तो C2 का मान +1 भी हो सकता है, और C1 जब +1 है तो C2 का मान -1 भी हो सकता है। ये जो दोनों स्थितियाँ आ रही हैं वो आ रही हैं C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2 से। C1 दोनों ही स्थितियों में +1 रहेगा, C2 एक स्थिति में +1 है तो दूसरी स्थिति में -1 रहेगा। ठीक है, इन मानों को हम क्या करेंगे, जो ये C1 और C2 के मान हैं उठा करके हम इक्वेशन 5 में रख देते हैं। तो जब हम इक्वेशन 5 में इन मानों को रखेंगे तो देखिए साई इज इक्वल टू C1 साई वन प्लस C2 साई टू इज इक्वल टू साई प्लस। दैट मीन्स साई प्लस से मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दोनों पर तरंग फलन हैं उनकी दिशा एक ही है, एक ही दिशा में एक है, तो इसे हम बोलेंगे सममित तरंग फलन। क्या बोलेंगे, सममित तरंग फलन, क्योंकि दोनों C1 और C2 जो कोफिशिएंट है उनके मान एक ही है। तो जो साई का मान है वो हमारा हो जाएगा C1 साई वन प्लस C2 साई टू। लेकिन जब हम यहाँ से इस स्थिति 2 को रखेंगे तो हमारा सममित तरंग फलन प्राप्त होगा साई इज इक्वल टू C1 साई वन माइनस C2 साई टू, जिसे हम बोलेंगे साई माइनस। साई माइनस का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर असममित तरंग फलन। असममित तरंग फलन का मतलब है इन दोनों तरंग फलनों के मिलने की जो कला है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स जो फेज है वो डिफरेंट है, जबकि साई प्लस का मतलब क्या है, दोनों की फेज एंड डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों परमाणु कक्षक जो आपस में मिल रहे हैं जिनके तरंग फलन साई वन और साई टू हैं, उनका जो मिलने का तरीका है वो क्या है, सेम है। जबकि साई माइनस से मतलब है कि उनके मिलने का जो तरीका है, मिलने से मतलब है उनका आपस में एक दूसरे के साथ संयोग करने का जो तरीका है वो क्या है, डिफरेंट है। जो उनकी फेज है वो फेज उनकी क्या है, कला जिसे हम बोलते हैं वो क्या है, डिफरेंट है, जबकि साई प्लस में क्या है, सेम है। अब हम क्या करेंगे, साई प्लस और साई माइनस जो मान है वो हम यहाँ से साई प्लस और साई माइनस की वैल्यू आ चुकी हैं जिनको हमने दिया इक्वेशन नंबर 7 और 8। अब हम समीकरण 3 का मान समीकरण 7 में और समीकरण 4 का मान समीकरण 8 में। समीकरण 3 आपका ये है जहाँ से आपको साई वन का मान मिला है, और समीकरण 4 ये है जहाँ से आपको साई टू का मान मिला है। समीकरण 3 और 4 का मान हम क्या करेंगे, कहाँ पर रख देंगे, हम रख देंगे समीकरण 7 और 8 में। समीकरण 7 में समीकरण 3 का मान रखेंगे, समीकरण 8 में समीकरण 4 का मान रखेंगे, तो हमारे साई प्लस और साई माइनस के ये मान ऑब्टेन हो जाते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ तो आ गया प्लस और दूसरी तरफ आ गया माइनस। प्लस वाला आपका सममित तरंग फलन को दिखा रहा है, सममित मतलब इन दोनों की जो फेज है वो सेम है, और माइनस जो आपको दिखा रहा है वो असममित तरंग फलन को दिखा रहा है। दैट मीन्स दोनों तरंग फलनों का जो इंट्रैक्शन हो रहा है, इंट्रैक्शन का मतलब जो मिलना है या उनकी जो फेज है वो क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए मैं नीचे लिखा भी है कि यहाँ पर जो साई प्लस है वो आपका सममित तरंग फलन है। ये क्या दिखा रहा है, आकर्षण को दिखा रहा है।
आकर्षण का मतलब दोनों नाभिक एक दूसरे के पास में आएंगे, आकर्षण को दिखा रहा है। उसके बाद यदि हम बात करें उसके साथ साथ ये क्या दिखा रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण युक्त होंगे तभी ऐसा होगा। यदि इलेक्ट्रॉन दोनों विपरीत चक्रण के होंगे तो C1 का मान भी +1 होगा और C2 का मान भी +1 होगा, और आपको तरंग फलन के रूप में क्या ऑब्टेन होगा, साई प्लस ऑब्टेन होगा। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य में प्रतिकर्षण सबसे कम होगा, ऊर्जा निम्नतम होगी। स्थायित्व क्या होगा, जिसकी ऊर्जा कम होती है स्थायित्व ज़्यादा होता है और अणु बन जाता है। लेकिन जब हम बात करें दूसरी स्थिति की, जैसे हम बोल रहे हैं साई माइनस, तो साई माइनस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, असममित तरंग फलन। ऐसी स्थिति में असममित तरंग फलन किसको दिखा रहा है, प्रतिकर्षण को दिखा रहा है। प्रतिकर्षण कब होता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा हो, समान हो। जब चक्रण समान होगा, समान आवेश में क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने की वजह से ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, और जब ऊर्जा अधिक होगी तो स्थायित्व क्या होगा, कम हो जाएगा, और उन दोनों परमाणुओं के मध्य में बंध निर्मित नहीं होगा। तो बीवीटी ने यह बताया कि जब इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए जो साई प्लस और साई माइनस अर्थात सममित और असममित तरंग फलन के मान प्राप्त हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यदि ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, ये कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है दूरी, दूरी कौन सी, उन दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी। उन दोनों के मध्य में यदि ग्राफ खींचा जाए तो हमको इस तरीके का ग्राफ ऑब्टेन होता है। इस ग्राफ से हमें यह पता चल रहा है कि जैसे जैसे ये भाग, ये ई जीरो का मतलब ये माध्य स्थिति है, यहाँ पर ये जो जीरो है वो मध्य की स्थिति है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भी प्रतिकर्षण बढ़ रहा है, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो भी प्रतिकर्षण बढ़ रहा है। इस ग्राफ को जब आप देखोगे तो यहाँ से यदि हम ऊपर जा रहे हैं तो भी प्रतिकर्षण बढ़ रहा है, और नीचे आ रहे हैं तो भी प्रतिकर्षण बढ़ रहा है। जीरो वाली स्थिति ऐसी है जहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए, बीवीटी ने यह कहा कि जब साई प्लस हमारा होता है, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा हमारी विपरीत होती है, तो उस स्थिति में हमको इस तरीके का ग्राफ ऑब्टेन होता है। जबकि जब हमारा साई माइनस होता है तो समान चक्रण के जब परमाणु होते हैं वो पृथक पृथक होते हैं, और उनकी कलाएं जब विपरीत होती हैं इंट्रैक्शन की, तो हमको जो ग्राफ है वो इस तरीके से ऑब्टेन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर रहे हैं तो प्रतिकर्षण का मान अधिकतम है, जबकि विपरीत चक्रण वाले जब इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कुल तरंग फलन प्रदान कर रहे हैं, साई प्लस प्रदान कर रहे हैं, तो इस स्थिति में प्रतिकर्षण का मान कम होता हुआ जा रहा है। और एक स्थिति ऐसी आ रही है जो आप देख रहे हो R0, जहाँ पर ऊर्जा सबसे कम है। उस स्थिति में जो दूरी है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इस स्थिति में ये जो R0 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा है, और जब ऊर्जा सबसे कम है तो इस स्थिति में यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी दूरी होगी, इसी दूरी को हम बोलेंगे क्या, अंतरानाभिकीय दूरी, और यही हमारी क्या कहलाएगी, उसकी बंध लंबाई कहलाएगी। तो मैंने यहाँ लिखा है कि इस ग्राफ से स्पष्ट है कि दो परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध के निर्माण में दोनों परमाणु के परमाणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का विपरीत चक्रण में होना आवश्यक है। जब विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉन होंगे, बीवीटी यही कहती है कि जो परमाणु कक्षक आपस में मिल रहे हैं, उन परमाणु कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का विपरीत चक्रण में होना आवश्यक है, जिससे विपरीत चक्रण में जब वो इलेक्ट्रॉन होंगे तो सममित तरंग फलन हमको ऑब्टेन होगा, और जब सममित तरंग फलन ऑब्टेन होगा तो वहाँ पर आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो ऊर्जा सबसे कम होगी, जो ऊर्जा कम होगी स्थायित्व ज़्यादा होगा और बंध का निर्माण हो जाएगा। इसलिए बीवीटी इसी बात पर जोर देती है कि जब भी परमाणु कक्षक आपस में रेखीय संयोजन द्वारा अतिव्यापन करते हैं तो उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का विपरीत चक्रण का होना आवश्यक होता है। यदि इलेक्ट्रॉन समान चक्रण का होता है तो वहाँ पर उन दोनों के मध्य में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण से स्थायित्व कम हो जाता है और बंध नहीं बन पाता है। अब हम बात करते हैं कि जो पॉलिंग एवं
हाइटलर एवं लंदन के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। जब उन्होंने जो सिद्धांत दिया उस आधार पर यदि हाइड्रोजन अणु के लिए हम ऊर्जा और अंतरानाभिकीय दूरी को यदि हम प्रायोगिक तौर पर कैलकुलेट करें तो वो मान आया था 72.4। ये तो है इसकी ऊर्जा किलो कैलोरी पर मोल, और अंतरानाभिकीय दूरी हमको प्राप्त हुई थी 0.80 एंगस्ट्रॉम, 80 एंगस्ट्रॉम इतनी प्राप्त हुई थी, जो कि प्रायोगिक मानों से क्या प्राप्त हुई, भिन्न। क्योंकि प्रायोगिक मान यदि H2 अणु के लिए देखे जाए तो प्रायोगिक मान पाए थे हमारे कितने, 103.2 किलो कैलोरी तो इसकी ऊर्जा थी, और 0.7474 एंगस्ट्रॉम हमारी क्या थी, अंतरानाभिकीय दूरी। तो फिर यह देखा गया कि इस सिद्धांत में संशोधन अपेक्षित है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार जब हाइड्रोजन अणु के लिए निकाली गई ऊर्जा और अंतरानाभिकीय दूरी का मान प्रायोगिक तौर पर हाइड्रोजन अणु के लिए ज्ञात किए गए अंतरानाभिकीय दूरी और ऊर्जा के मान से भिन्न है, तो फिर पॉलिंग एवं स्लेटर ने 1931 में अपना काम शुरू कर दिया था। फाइनल आउटपुट 1933 में दिया था। तो अनुनादी अवधारणा प्रस्तुत की, इसलिए इसी सिद्धांत को हम पॉलिंग एवं स्लेटर के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इस अनुनादी अवधारणा के आधार पर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये कहा कि इसमें अनुनादी संरचनाएं भी बन सकती हैं। इस वजह से ये जो मान आ रहे थे ऊर्जा और अंतरानाभिकीय दूरी के, वो प्रायोगिक मानों से भिन्न आ रहे थे। बाद में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये अनुनादी संरचनाएं किस तरीके से बन सकती हैं। तो आप देखिए, पॉलिंग एवं स्लेटर ने बताया कि ऐसा होता है कि जैसे ये दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो कुछ समय के लिए एक परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 संरचनाएं बन सकती हैं। आप यहाँ देखेंगे संरचना फर्स्ट, संरचना सेकंड और संरचना थर्ड। देखिए इन तीनों संरचनाओं का मतलब क्या है। संरचना फर्स्ट की यदि मैं बात करता हूँ तो संरचना फर्स्ट वो स्थिति है जब दोनों परमाणु एक दूसरे से अनंत दूरी पर है। HA के पास अपना इलेक्ट्रॉन है जो आपको बिंदु के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, HB के पास अपना इलेक्ट्रॉन है जो हमारी संरचना फर्स्ट थी, जिसमें हमने लिखा था Psi-A1 into Psi-B2। लेकिन जैसे ये दोनों परमाणु पास आते हैं तो पॉलिंग एवं स्लेटर ने बताया, हाइटलर एवं लंदन ने तो यह बता दिया था कि इलेक्ट्रॉनों की पहचान जैसे वो अतिव्यापन करते हैं, एक निश्चित सीमा तक पास आते हैं, अतिव्यापन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की पहचान खत्म हो जाती है। HA का इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगता है वो दूसरे पर भी लग सकता है, और HB का पहले वाले नाविक के इलेक्ट्रॉन पर भी लग सकता है। लेकिन पॉलिंग एवं स्लेटर ने बताया कि उस स्थिति में HA के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर HA के नाविक का अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण तो लग ही रहा था, जो हमने नाम दिया था 1। लेकिन साथ में जब नज़दीक आ जाएंगे तो HB के इलेक्ट्रॉन पर भी आकर्षण बल लग जाता है। इससे इस आकर्षण से इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो HB+। तीसरी स्थिति में ये कहा गया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि HA जो, क्योंकि हमने बाद में ये देखा था कि HB के पास भी दोनों इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो तीसरी स्थिति जो हम बना सकते हैं कि HA वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो HB के पास आ जाए तो HB के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, HA के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये 3 संरचनाएं अनुनादी संरचनाओं के रूप में पॉलिंग ने दी थी हाइड्रोजन अणु के लिए, और बताया था कि HA या HB के पास ऋणावेश आ सकता है। किस वजह से आ सकता है कि वहाँ पर जो आकर्षण बल प्रभावी हो रहा था, उस आकर्षण बल की वजह से अपने नाविक का दूसरे के इलेक्ट्रॉन पर भी आकर्षण बल लग सकता है। इससे उसने ये कहा था कि जो संरचनाएं फर्स्ट और सेकंड हमारी बन रही थी इक्वेशन 1 और 2 में, वहाँ से हम संरचना 2 तरीके की संरचनाएं और बनाई जा सकती हैं, और वो संरचनाएं हो सकती हैं हमारी कौन सी, संरचना थर्ड एंड संरचना फोर्थ। देखिए यहाँ संरचना थर्ड हमने बनाई है किससे, संरचना सेकंड से, इससे बनाई है ये, और इस वाली संरचना से बनाया है हमने इसको। तो देखिए साई थर्ड जो है वो है Psi-A1 इंटू Psi-A2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास हैं तो तरंग फलन इसी का काम में लिया जाएगा। ऐसे ही
जब हम संरचना फोर्थ की बात कर रहे हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन Hb के पास हैं, तो यहाँ पर दोनों ही Hb के पार्ट लेके जाएंगे साई B1, क्योंकि साई B के पास 1 का भी इलेक्ट्रॉन है और 2 का भी है, दोनों ही नाभिकों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, अब जब हम टोटल निकालेंगे साई I, तो हम निकालेंगे साई I निकाला है, वो लिखा है साई थर्ड प्लस साई फोर्थ। यहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ का मान, साई थर्ड का मान यहाँ से रख देंगे और साई थर्ड का मान यहाँ से रख दिया और साई फोर्थ का मान हम यहाँ से रख देंगे, तो हमको ये साई I ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब जो टोटल पॉलिंग एवं स्लेटर ने जब हाइड्रोजन अणु के लिए जो सिद्धांत दे दिया गया था, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो सहसंयोजक लक्षण है वो तो हम दिखा सकते हैं किससे, साई फर्स्ट प्लस साई सेकंड से, और आयनिक लक्षण हम किससे दिखा सकते हैं, क्योंकि अन्नादि संरचनाएं बन रही हैं वहाँ पर आयन्स बन रहे हैं, प्लस और माइनस आ रहा है, तो हम दिखा सकते हैं साई थर्ड और साई फोर्थ से। इस आधार पर यदि हम उस अणु में या हाइड्रोजन अणु में कुल तरंग फलन की यदि हम बात करें, तो वो कुल तरंग फलन साई टी किसके बराबर होगा, इसके बराबर, साई टी इक्वल टू साई प्लस प्लस लेमडा साई आई। यहाँ पर साई प्लस आपका सममित तरंग फलन है, जो मान हमको प्राप्त हुआ था वो मान हम यहाँ रखेंगे। लेमडा हमारा क्या है कि जब बंध बन रहा है तो उसमें कितना आयनिक संरचनाओं का योगदान है, वो है आयनिक संरचनाओं का योगदान क्या दिखा रहा है, लेमडा। और साई आई हमारा क्या है, साई आई हमारा ये है जो वैल्यू हमने निकाली थी अभी, ये साई आई का मान हो जाएगा ये। ठीक है, इस आधार पर हम साई आई को रख देंगे, तो हमको ये मान इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। जब हम इस इक्वेशन में जब डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे, साई आई की वैल्यू रखेंगे, साई प्लस की वैल्यू रखेंगे, तो साई टी हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से जब पॉलिंग एवं स्लेटर के द्वारा इस इक्वेशन को दिया गया, इसको और इसको देने के बाद जब हाइड्रोजन अणु के लिए बंध ऊर्जा और अंतरानाव की दूरी की गणना की गई, तो वह लगभग उतनी ही प्राप्त हुई जितनी कि प्रायोगिक तौर पर प्राप्त हो रही थी। इससे यह निष्कर्ष निकला कि पॉलिंग एवं स्लेटर के द्वारा दिया गया हाइड्रोजन अणु के लिए अनुनादी संरचनाओं के आधार पर दिए गया सिद्धांत सही है। उस सिद्धांत में जो हाइटलर एवं लंदन के द्वारा दिया गया जो संशोधन अपेक्षित थे वो इनके द्वारा कर दिए गए। लेमडा की वैल्यू अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग हो सकती है। हाइड्रोजन के लिए लेमडा की वैल्यू 0.17 होती है। इसको पुट करते हुए हम बंध ऊर्जा और अंतरानाव की दूरी के मान प्राप्त करते हैं। थैंक यू।